जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल शिव क्लासेस पर। चलिए आज की क्लास में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। पौधों और प्राणियों में परिवहन। पौधों और प्राणियों में परिवहन को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या होता है। तो इसमें जो लिखा हुआ है चैप्टर 3 पौधों और प्राणियों में परिवहन, तो पौधा समझ रहे होंगे, पेड़ पौधा जो प्लांट्स होते हैं, और प्राणी तो समझ रहे होंगे एनिमल जिसे कहते हैं, जीव जंतु जानवर जो हो गए, ये हमारा प्राणी हो गया। और बात आ गया परिवहन। तो परिवहन का क्या अर्थ होता है? तो परिवहन का मतलब होता है जब कोई वस्तु को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर, या तो कोई व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या तो कोई भी माध्यम से एक वस्तु को एक स्थान से उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का जो काम होता है, उसी को क्या कहते हैं? परिवहन। परिवहन का मतलब होता है एक वस्तु को एक जगह से किसी अन्य जगह, दूसरे जगह ले जाना और उसके उचित स्थानों तक पहुंचा देना, उसी को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। आई होप मतलब आपसे आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा लिखा परिवहन, तो परिवहन का मतलब समझ गए। अब चलते हैं। प्रत्येक सजीव की जो कोशिकाओं जो देखा जाए तो लगातार जल चाहिए और लवण और पोषक तत्वों की आपूर्ति आवश्यक है। मतलब जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उनके लिए क्या क्या जरूरी है? तो उनके लिए जल चाहिए, उन्हें हमेशा जो है लगातार जल चाहिए, और क्या चाहिए? लवण की ज़रूरत होती है, और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और आपूर्ति होते रहना ही जरूरी है। और उसी प्रकार जब हमें वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, मतलब जब हमें जल की ज़रूरत होगी, तो जल एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। और यदि बात करें लवण और पोषक तत्वों की आपूर्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तो जाएंगे ही, लेकिन जब हम जो है वस्तु का जब ग्रहण कर लेंगे, तो उसी प्रकार जब उत्पन्न होगा, तो उसमें जो उत्पन्न होते हैं क्या चाहिए? उत्सर्जनशील पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं, उत्सर्जनशील पदार्थ क्या है? वो भी आवश्यक है। जैसे O2 और CO2। तो हमारे शरीर से जब निष्कासन की क्रिया होगी, तो ये भी क्या है? परिवहन अनिवार्य है। तो परिवहन इसके लिए जरूरी है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाएगा वस्तु, तो उसी को क्या कहते हैं? परिवहन। तो परिवहन केवल ग्रहण करने के लिए नहीं, बल्कि उत्सर्जित पदार्थों को जो है शरीर से बाहर निकालने के लिए भी परिवहन बहुत आवश्यक होता है। और यदि बात करें इन क्रियाओं के लिए परिवहन तंत्र की जो है ज़रूरत होती है। इन सब क्रियाओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए परिवहन तंत्र चाहिए हमें। इसके लिए परिवहन तंत्र की ज़रूरत होती है, इसके लिए परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पादप में परिवहन। पादप परिवहन तंत्र में क्या होता है? पादप में परिवहन तंत्र की बात करें तो हमारा वर्षा में देखिएगा, पादप में परिवहन तंत्र की बात करें तो पादप पेड़ पौधे जो है बारिश के दिनों में, और इसके ऐसे अचानक दिनों में देखिए बारिश जब होती है तो पेड़ पौधे क्या होता है? हरियाली से भर जाते हैं। पेड़ पौधे बारिश के दिनों में हरी भरी हो जाती है, और तना फूल जाते हैं, और तेज़ी से क्या होती है? वृद्धि होती है। पेड़ पौधों के देखिएगा गौर से, तो बारिश के समय में क्या होता है? बहुत हरा भरा हो जाता है, और उसका जो तना होता है, तना उसमें फूल जाता है। तो फूलने का वजह जो है पादप जगत में ब्रायोफाइटा से एंजियोस्पर्म जो पुष्पी पादप होते हैं, उनका जो लगातार ऊतकों का क्या होता है? विकास होता है। ये सब जो विकास हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? परिवहन की क्रिया हो रही है। पादप में क्या हो रहा है? परिवहन तंत्र है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी बारिश के दिनों में क्यों पत्तियां जो हरी भरी हो गई और पेड़ पौधे हरे भरे और तना फूल क्यों गए? क्योंकि उनमें क्या है? उन पादपों में क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनमें जल गया, और खनिज लवण की जो जरूरत पड़ा था, खनिज लवण की जो चाहिए था वो मिला, और पोषक तत्वों की आपूर्ति हो पाई किसके थ्रू? तो जो है बताएंगे परिवहन के द्वारा। परिवहन के द्वारा जो है इन सब क्रिया का संपन्न हुआ, इसलिए इनका जो है पादप जो हरी पेड़ पौधा जो है बारिश के दिनों में हरी भरी हो गए, और जो लगातार ऊतकों का क्या हुआ? विकास हुआ। इसका मेन रीजन क्या है? परिवहन। तो जिससे क्या होता है? परिवहन ऊतक का भी निर्माण होता है, यानी एक वस्तु एक जगह से दूसरे स्थान तक जाता है, तो इसमें क्या होता है? परिवहन ऊतक का भी निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो परिवहन का मतलब जो है, इस उदाहरण से पता चला होगा कि बारिश के दिनों में जो पेड़ पौधा हरे भरे हो जाते हैं और तना फूल जाते हैं, इसमें भी क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ है? पदार्थों का परिवहन हुआ है। तो परिवहन के कारण ही क्या होता है? जिससे परिवहन ऊतक का भी निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें तो ये ऊतक जड़ों के छोर से पत्तियों तक फैले होते हैं। जो पेड़ पौधा में जो पादप में जो है ऊतक होते हैं, तो ये जो ऊतक होते हैं, परिवहन ऊतक जो होते हैं, ये ऊतक जड़ों के छोर से पत्तियों
पत्तियों तक पहुँचे होते हैं कौन, ये होते हैं परिवहन ऊतक। और इनकी मैं बात करें तो परिवहन ऊतक की जो रचनाएं होती है ये कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 2 तरह की परिवहन ऊतक की रचनाएं होती हैं। तो पहला का नाम बताएंगे जाइलम, पहला ऊतक का नाम क्या है, जाइलम ऊतक है, और दूसरा ऊतक का नाम क्या है, फ्लोएम ऊतक है। तो जाइलम ऊतक की बात करें तो ये क्या करता है, जाइलम का मतलब होता है जल ढोने का कार्य। इसमें जो है पेड़ पौधों में जल ढोने का कार्य जाइलम उत्तम करते हैं, जाइलम ऊतक करते हैं। और जो फ्लोएम ऊतक की बात करें तो फ्लोएम ऊतक जो है ये जो जल ढोने का कार्य नहीं करते हैं। और इसकी बात करें तो घुलित लवणों को भी ढोने का कार्य करते कौन, लवण की आवश्यकता होती है। और जड़ द्वारा जो है जब पेड़ पौधा अपना जड़ द्वारा जो है जल को खींचते हैं और खनिज लवण को खींचते हैं, पोषक पदार्थों को खींचते हैं, तो उसको ढोने का कार्य कौन करता है, जाइलम ऊतक। इसको कैसे याद रखेंगे, जाइलम जा से जल, जा से जाइलम। तो जाइलम का कार्य है जल को ढोना, तो जल को ढोने का कार्य और पेड़ के पादपों को जो है विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम ऊतक करता है। और फ्लोएम ऊतक की बात करें तो फ्लोएम ऊतक जल ना ढो करके वो जो है बने हुए भोजन को जो है पेड़ पौधा के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है कौन, फ्लोएम ऊतक। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये ऊपर से नीचे परिवहन नहीं करते हैं कौन, जो है फ्लोएम ऊतक। अगला यदि बात करें जल का अवशोषण, जल का अवशोषण कैसे होता है पेड़ पौधों में, तो पेड़ पौधों में जल का अवशोषण, उसमें जो मूल रोम पाए जाते हैं, जड़ होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, मूल रोम के कारण, जड़ के कारण जो है इसमें जाइलम ऊतक की सहायता से पेड़ पौधों में जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। जल का अवशोषण बताइएगा, जड़ द्वारा जो है खनिज लवण और जल की अवशोषण होता है किसमें, तो पादपों में। अगला हमारा है रसाकर्षण। रसाकर्षण क्या होता है कि जड़ से जो है शीर्ष तक जल का परिवहन होता है। जड़ से लेकर पेड़ पौधा में, जड़ से लेकर इसके जो है शीर्ष पत्तियों तक जो है जल का जो है ढोने का कार्य होता है, जल का परिवहन होता है। इसी को क्या कहते हैं, रसाकर्षण कहते हैं। तो रसाकर्षण बताइएगा, रसाकर्षण क्या होता है कि जब जड़ में जो है पादपों में क्या होता है, जड़ से खनिज लवण और जल के जो है अवशोषण होता है और पत्तियों तक चला जाता है। उसी परिवहन जो जल का परिवहन होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, रसाकर्षण कहते हैं। और इसकी वजह से ही, रसाकर्षण के ही कारण जड़ में निम्न दबाव होता है। यानी रसाकर्षण जैसे ही जड़ से जो है निकला और अंतिम शीर्ष तक चला गया, और जो रसाकर्षण की क्रिया होती है, इसी के कारण पेड़ पौधे जो तना होते हैं उनमें क्या होता है, दबाव, जड़ में दबाव, निम्न दबाव के कारण और अवशोषण की क्रिया के कारण निरंतर होती है। यानी अवशोषण की क्रिया निरंतर होती है, मतलब इसमें क्या है कि जड़ में निम्न दबाव उत्पन्न होता है, और जड़ में जैसे ही निम्न दबाव उत्पन्न होता है तो क्या होता है इसमें, तो अवशोषण की क्रिया निरंतर होती रहती है। मतलब जड़ में जब जैसे निम्न दबाव होता है तो जल का अवशोषण होते रहता है, किसके कारण, तो रसाकर्षण के कारण। इस बात को ध्यान रखिएगा, रसाकर्षण के ही कारण जड़ द्वारा पानी खींचा जाता है, हमेशा लगातार जो है कंटिन्यूअस रहता है, लगातार निरंतर के जो है अवशोषण होते रहता है। और वाष्पोत्सर्जन की बात करें, तो ये क्या होता है, तो द्विबीजपत्री पौधे में पत्ते की निचली सतह पर वायुरंध्र होते हैं, जिसको स्टोमाटा कहते हैं, छिद्र होता है। यानी द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है, वायुरंध्र होते हैं, और जो छिद्र होते हैं उसी के सहारे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब जैसे ही जल का अवशोषण होता है तो उसका क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। और एक बीजपत्री पौधों की बात करें तो इसके पत्ते पर दोनों सतहों पर क्या होता है, रंध्र पाए जाते हैं, और पीछे कोशिकाओं का जाल बना होता है, और बीच खाली जगह होता है। इनमें क्या होता है, जाइलम ऊतक होता है, ठीक है। उसी के बीच क्या होता है, पत्तों के जो है बीच स्टोमाटा जो रंध्र होता है, छिद्र होता है, उसके बीच समाहित होता है कौन, जाइलम ऊतक। और उसी के जाइलम ऊतक में जो है जाइलम खाली स्थान होता है, उसमें जाइलम ऊतक होते हैं, और जाइलम ऊतक के अंतिम भाग से वाष्प क्या होता है, जमा हो जाता है, जमा होते रहता है, और इसको क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। इस क्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या है, वायुरंध्र रात में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जो पत्तियों पर जो स्टोमाटा छिद्र होते हैं रात्रि में क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। और जो सुबह होते होते जैसे ही 10 बजता है तो लगभग सुबह होते होते उसका जो है स्टोमाटा छिद्र जो होता है वह खुलने लगता है, और धीरे धीरे लगभग जो है मैक्सिमम मानिए तो 11 साढ़े 11 बजे तक खुला रहता है। और जैसे ही 12 बजता है, दोपहर के दिन 12 बजते हैं, तो उस समय क्या होता है, थोड़ा छिद्र कम हो जाता है, और वही छिद्र जो है लगभग 12-1 बजे तक, और उसके बाद 2 जैसे ही बजता है तो वह छिद्र पूर्ण रूप से खुल जाता है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है।
तो पादपों में बाष्पोत्सर्जन जो है थोड़ा छोटा हो जाता है, 2 बजे तक जो है खुल जाता है, पूर्ण रूप से खुल जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन इस क्रिया के द्वारा होता है। और बाष्पोत्सर्जन से जल की काफ़ी काफ़ी हद तक हानि होती है। देखिए, जब पेड़ पौधों में जल का अवशोषण होता है और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जब खुल जाता है स्टोमाटा जो छिद्र होता है, जब फैल जाता है, उसका छिद्र जो है बड़ा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है? जल का जो है बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, जिससे पानी का क्या होता है? हानि होता है, जिससे पानी जो है जल की काफ़ी हानि होती है और जल का अवशोषण के लिए, रसाकर्षण के लिए आवश्यक होता है। और देखिए, यदि बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पेड़ पौधों में यदि बाष्पोत्सर्जन नहीं हुआ, जितना पानी उतना ही रह जाएगा, तो जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा। जैसे ही पानी खींचता है और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, फिर नया पानी आता है जल के द्वारा, फिर जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और ये निरंतर चलते रहता है। और इसमें क्या होता है? ये जो रसाकर्षण की क्रिया भी संपन्न हो जाती है। बाष्पोत्सर्जन होने से रसाकर्षण क्या बताएं हम? रसाकर्षण में बताए हैं कि जड़ से शीर्ष तक जब जल जाता है तो परिवहन होता है, उसी को क्या कहते हैं? रसाकर्षण। तो इसमें रसाकर्षण की भी क्रिया होती है और जल का अवशोषण का भी काम होता है। किसके सहायता से? तो बाष्पोत्सर्जन के कारण बताएंगे कि जल का अवशोषण भी हो पाता है और पेड़ पौधों में रसाकर्षण की क्रिया भी संपन्न हो पाती है। और यदि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो जो है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होने से स्टोमाटा छिद्र बंद हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा? पेड़ पौधा जो है उसमें जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा। और इसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें लवणों का अभाव हो जाएंगे। लवणों का जब अभाव देखने को मिलेगा, अब जैसे जल से अब जो जड़ द्वारा खनिज लवण नहीं खींचा जाएगा तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? क्योंकि उनको जो है चाहिए, ज़रूरत का क्या क्या पोषक तत्व चाहिए? उनको खनिज लवण चाहिए, वायुमंडल से CO2 चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो जो जड़ द्वारा खनिज लवण मिलता है वो खनिज लवण नहीं मिल पाएगा तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, यानी उनका जो है डेथ हो जाएगा और वे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधों में होना अति आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवणों का अवशोषण व परिवहन। लवण का परिवहन कैसे, लवणों का अवशोषण कैसे होता है? तो लवणों का जो है सभी पौधे की बात करें तो वृद्धि और विकास के लिए कैल्शियम चाहिए, उनको कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए और पोटासियम चाहिए। और पोटासियम के उनके फॉस्फेट, नाइट्रेट और सल्फेट लवणों के रूप में ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों को क्या क्या चाहिए? देखिए, पेड़ पौधों को जो है सभी पेड़ पौधों को वृद्धि और विकास के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम के उनके फॉस्फेट, नाइट्रेट और जो है सल्फेट के जो है लवण चाहिए। और जो ग्रहण करते हैं उसी के द्वारा क्या होता है? पेड़ पौधा वृद्धि करते हैं। तो ये सब इन्हें अवश्य चाहिए, इसलिए जो है लवणों का अवशोषण होता है, जड़ द्वारा लवण का भी अवशोषण होता है। और परिवहन की बात करें तो परिवहन का मतलब होता है, हम बताए थे, एक स्थान से उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। गंतव्य स्थान का मतलब उचित जगह, मतलब जाना जहाँ चाहिए वहाँ तक पहुँच जाता है, उस क्रिया को परिवहन कहते हैं। और यहाँ पर क्या है कि लवणों का रूप में जो ग्रहण होता है, इस क्रिया को जो है इसका क्या होता है? और लवण का क्या होता है? परिवहन होता है। और जैसे ही परिवहन हो गया तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा आयरन, जिंक और मैग्नीशियम, कॉपर और जो है आयोडाइड काफ़ी कम मात्रा में अवशोषण होते हैं। मतलब यदि आपसे पूछा जाएगा तो आयरन जो खनिज लवण के जो रूप में आते हैं, तो आयरन हो गया और उसके बाद कॉपर हो गया और जिंक हो गया, ये सब जो है क्या है और आयोडाइड हो गया, ये सब काफ़ी कम मात्रा में पेड़ पौधों द्वारा खींचे जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में क्या खींचे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा कैल्शियम हो गया, जैसे देखिए कम ज़्यादा मात्रा में खींचे जाने वाला कौन है? तो हमारा नाइट्रेट और जो है नाइट्रेट, फॉस्फेट और सल्फेट के लवण इनको चाहिए ज़्यादा, इनको जो है पेड़ पौधों को विकास के लिए ये सब ग्रहण को करते हैं। और बाकी आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ये सब को कम ग्रहण कर पाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जाइलम उत्तक द्वारा ये सब जो है जल का परिवहन और खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम उत्तक द्वारा जल का परिवहन होता है और खनिज लवणों का परिवहन होता है। और इसमें जो है ATP के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। जिस प्रकार हम लोग जो है एनर्जी खर्च होता है हमारे शरीर में ATP के रूप में, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी इन सब ग्रहण करने के टाइम ATP के रूप में ऊर्जा खर्च होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें भोजन का परिवहन, तो पादपों में भोजन का परिवहन कैसे होता है? तो पौधों और प्राणियों में परिवहन की बात करें, परिवहन का मतलब ढोना, तो भोजन का परिवहन कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देखते हैं तो हमारा जो है क्या होता है? फ्लोएम द्वारा होता है। यानी जो है पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। जो भी बने पत्तियों को पाकशाला कहा जाता है। पेड़ पौधे के पत्तियों को क्या कहा जाता है? उसका रसोई घर और पाकशाला कहा जाता है, जहाँ भोजन का निर्माण होता है। और उस भोजन को फ्लोएम उत्तक जो है सभी
टहनियों और जो है पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में फैले होते हैं, उसके अपने माध्यम से और वह सभी पेड़ पौधे के सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन सा ऊतक? फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक द्वारा भोजन का परिवहन होता है और इसमें अमीनो अम्ल और तैलीय पदार्थ जैसे वसा, ये सब जो है फ्लोएम जिससे सजीव और कोशिकाएं सब भी का परिवहन कम मात्रा में होता है। यदि बात करें अमीनो अम्ल और तैलीय पदार्थ वसा की मात्रा की बात करें तो ये सब जो है फ्लोएम ऊतक में जो है फ्लोएम ऊतक द्वारा काफ़ी कम मात्रा में परिवहन होता है। और ये पोषक पदार्थ विभिन्न अंगों में जाने के बाद जैसे ही मतलब पेड़ पौधा जो क्या करता है, फ्लोएम ऊतक शरीर के जो है पेड़ पौधा के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने के बाद क्या होता है, इनमें फ्लोएम से सजीव कोशिकाओं की ओर अंतः कोशिकीय रिक्त जगहों या जो है उसको कहते हैं कोलेनकाइमा, रिक्त जगह या कोलेनकाइमा में प्रवेश करते हुए और स्क्लेरेनकाइमा नामक मृत कोशिकाओं से होकर गुजरती है, पहुंचती है, हमारा भोजन का परिवहन होता है। तब वहाँ जो है इस जो फ्लोएम ऊतक का कार्य है, फ्लोएम ऊतक सजीव कोशिकाओं के जो है और जो है सजीव कोशिकाओं की ओर अंतः कोश के रिक्त जगहों में जो पहुँचाने का कार्य करता है। कौन ऊतक? फ्लोएम ऊतक। तो इतना ध्यान रखिएगा कि पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है उसका ढोने का कार्य, परिवहन का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। और जल ढोने और खनिज लवण ढोने का कार्य जाइलम ऊतक। और फल जो है फ्लोएम का मतलब भोजन, फ्लोएम ऊतक जो है भोजन ढोने का कार्य करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं जंतुओं में परिवहन। इतना था हमारा क्या चीज़? पादपों में परिवहन। अब चलते हैं जंतुओं में परिवहन। तो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स चलते हैं। तो ये जो अमीबा हो गया, अमीबा और पैरामीशियम जैसे एककोशिकीय प्राणियों में, पैरामीशियम जैसे एककोशिकीय प्राणियों में क्या होता है, जो है कोशिका के अंदर है जीव द्रव में घुलित रूप में पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। मतलब इसमें क्या अमीबा और जो है अमीबा की बात करें, अमीबा हो गया और पैरामीशियम जैसे कोशिकीय प्राणियों में कोशिका के अंदर ही जीव द्रव में घुलित जो भी लवण होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, उसका क्या होता है? परिवहन होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ये हमारा जंतुओं में परिवहन होता है। और एनालिडा की बात करें, एनालिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, आइकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, ये सभी उच्च स्तर के जो है समुदाय के प्राणी होते हैं। इनमें परिवहन तंत्र पाया जाता है। और इसमें क्या है, अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है? परिवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं। बस एक जो है जीव द्रव में जो है जो पदार्थ घुले होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। और इसमें यदि बात करें एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, आइकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, ये सभी उच्च स्तर के समुदाय के प्राणी होते हैं। और इनमें क्या पाया जाता है? परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम। परिवहन तंत्र का मतलब क्या हो गया? जब सिस्टम मतलब जो है परिवहन तंत्र का मतलब एक ऐसा अंग, एक ऐसा शरीर का अंग जिसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुएं पहुंचाई जाती हो, वैसे अंग को परिवहन तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब अंग हो गया, यानी जितने भी शरीर में जो है काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो भी अंग मदद करता है उसको कहते हैं परिवहन तंत्र। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो है परिवहन तंत्र जो है इसमें इन समुदायों में उच्च स्तर के जो समुदाय होते हैं, इनमें परिवहन तंत्र दो प्रकार के पाया जाता है। इनमें परिवहन तंत्र दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला का नाम जो है क्लोज होता है, एक ओपन होता है। एक बंद परिवहन तंत्र होता है और एक जो है खुला परिवहन तंत्र होते हैं। तो इसमें जो है बंद परिवहन तंत्र की बात करें तो ऑर्थोपोडा को छोड़कर सभी समुदायों के जो है, एक बात ध्यान रखिएगा, सभी समुदायों के जो है लाल और कभी कभी भूरा रक्त होता है। इनका जो खून होता है ऑर्थोपोडा को छोड़कर, ऑर्थोपोडा के जो संग में जो आते हैं, ऑर्थोपोडा का मतलब क्या हो गया? जिसमें जो है रीढ़ युक्त नहीं होते हैं, जिनमें रीढ़ नहीं होता उसको कहते हैं ऑर्थोपोडा के प्राणी। तो जिनमें रीढ़ नहीं होते हैं वो ऑर्थोपोडा के प्राणी होते हैं, ऑर्थोपोडा के संग में आते हैं। और जो इनके छोड़ करके सभी समुदाय में लाल खून होते हैं। जिनके पास, एक बात ध्यान रखिएगा, जिनका शरीर में रीढ़ होता है उनका खून का रंग लाल होता है, और जिनके शरीर में रीढ़ नहीं होता है उनका खून का रंग लाल नहीं होता है। और इनमें भी इन ऑर्थोपोडा को छोड़कर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इनका जो है रक्त का रंग कैसा होता है? नीला या तो भूरा, दोनों प्रकार के होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिनके शरीर में रीढ़ होते हैं उनमें भी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नीला या तो भूरा रक्त पाए जाते हैं। और मुक्त परिवहन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है? ऑर्थोपोडा या संधिपाद प्राणियों में नली नहीं होती है बट हृदय होती है। ठीक है, इनमें जो है ऑर्थोपोडा की बात करें, इनमें परिवहन तंत्र के लिए नली नहीं पाए जाते हैं लेकिन हृदय होते हैं। और ये हृदय के कारण जैसे बात करें जोक होता है, जो रक्त चूसक जोक होते हैं उनमें भी मतलब खुले हिस्से में पाए जाते हैं, और कुछ खुले हिस्से में जो है खुले हिस्से पाए जाते हैं, जिससे इसको ध्यान रखिएगा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे
जिसे हीमोसिलोमिक तंत्र कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मुक्त परिवहन तंत्र में क्या होता है, आर्थ्रोपोडा जो है और संधिपाद प्राणियों में जो है नालिका नहीं पाई जाती है परंतु हृदय पाए जाते हैं, जिससे परिवहन की क्रिया होती है। और जब परिवहन की क्रिया होती है, जैसे कि बात करें हम रक्त चूसक जो है जोक जैसे हो गए, उनके अंदर जो है कुछ खुले हिस्से पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जो है भोजन का या पदार्थों का क्या होता है, परिवहन हो पाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोसिलोमिक तंत्र कहा जाता है। इस तंत्र को क्या कहते हैं, हीमोसिलोमिक तंत्र कहते हैं। और अगला हमारा टॉपिक आपको दिख रहा होगा, मनुष्य में रक्त परिवहन तंत्र। मनुष्य में ये हमारा था ऑर्थोपोडा और जो है एनालिडा और मोलस्का, इन सब प्राणियों में रक्त परिवहन तंत्र और पदार्थों का परिवहन। अब हम लोग अगला क्लास में देखेंगे, आप लोग अगला क्लास में देख लीजिएगा। मनुष्य में रक्त परिवहन तंत्र, मनुष्यों में रक्त परिवहन तंत्र मतलब खून जो हमारे शरीर में किधर से आता है, कहाँ जाता है, और उसका परिवहन तंत्र देखिएगा। तो रक्त परिवहन तंत्र जो है अगले क्लास में हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा था पौधों और प्राणियों में परिवहन। तो पौधों और प्राणियों में परिवहन, ये सब जो है, ये सब टॉपिक थोड़ा जटिल लग रहा होगा आपको, कुछ अजीब लगता होगा सुनने में, क्योंकि इतना ही बात इसमें जो है रखा जाता है। और बाकी जो आएगा मनुष्य में रक्त परिवहन तंत्र, तो ये आपको देखने भी अच्छा लगेगा और समझने के प्रति भी अच्छा लगेगा। और इसको जो है जितना बात बताया गया है उसको ध्यान रखिएगा। और यदि कोई मन में सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और बेझिझक आप कोई भी सवाल मन में हो तो उसे आप पूछ सकते हैं, और कोई कमी लगती है तो उसको कमेंट कर सकते हैं। सभी को जय हिंद। मिलेंगे अगले क्लास में। बाय।